नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। 23 फरवरी को राजस्थान का बजट आने वाला है और बजट से पहले ही नए जिलों की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया और प्रदेश के मौजूदा 24 बड़े जिलों का बंटवारा कर 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग उठ रही है और कांग्रेस और सहयोगी दलों के विधायक जिले बनाने के लिए ज्यादा जोर लगा रहे हैं और नए जिले बनाने की मांग से वोट बैंक भी जुड़ा है, इसलिए अंदर खाने लॉबिंग तेज हो गई है। और वहीं पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना और प्रदेश में अजमेर जिले से ब्यावर, बाड़मेर से बालोतरा, सीकर से नीमका थाना, जोधपुर से फलोदी को जिला बनाने की मांग बहुत समय से उठ रही है और बीजेपी राज में नए जिलों के लिए 2014 में बनी परमेश चंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जिलों की 49 जगहों से नए जिले बनाने की मांग के प्रस्ताव और ज्ञापन आए थे और अब ये संख्या और बढ़ गई है और अब नागौर से 5, जयपुर और गंगानगर से 4 जगहों से नए जिलों की मांग है और वहीं अजमेर, उदयपुर, अलवर, पाली, सीकर, भरतपुर से 3 जगहों से नए जिले बनाने की मांग उठ रही है। और पिछले दिनों कांग्रेस के चिंतन शिविर में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में सीकर के सभी विधायक मुख्यमंत्री से मिले थे और सभी ने सीकर को संभाग मुख्यालय और नीमका थाना को जिला बनाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दिया था और वहीं विधायकों ने खुलकर अपने अपने क्षेत्रों से उठ रहे नए जिलों की मांग उठाई थी और वहीं खुले सत्र में विधायकों ने इस बार बजट में 4 से 5 नए जिले बनाने का सुझाव भी दिया था। और वहीं छत्तीसगढ़ से राजस्थान सरकार की कोयला खानों पर माइनिंग शुरू करने की अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है और प्रदेश सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि इस देरी के कारण प्रदेश में कुल 7,580 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट्स में से 4,340 मेगावाट के प्लांट्स में बिजली का प्रोडक्शन प्रभावित होने की आशंका है। और इसी के साथ सरकार के आला अफसरों की अगुवाई में शुक्रवार को हुई बैठक में प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए जल्द ही शॉर्ट टेंडर भी किया जाएगा और इससे साफ है कि बिजली महंगी हो जाएगी और इसकी भरपाई भी सरकार आम उपभोक्ताओं से करेगी और महंगा कोयला खरीदने, महंगी बिजली खरीदने या ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा खर्च होने पर इसका सीधा भार आम उपभोक्ताओं पर डालने की बिजली कंपनियों की परंपरा चली आ रही। केंद्र सरकार और केंद्रीय कोयला मंत्रालय के नवंबर 2021 में ही कह देने के बावजूद कोयले का स्टॉक रोड कम रेल मोड से राजस्थान में लोकर मेंटेन नहीं किया गया और बिजली विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खनन स्वीकृति जारी होने और माइनिंग की शुरू होने तक ऑप्शनल बंदोबस्त करने में विभाग जुट गया है और दूसरी माइंस से कोयला सप्लाई कराने, विदेशों से प्राथमिकता से प्रदेश में कोयला मंगवाने और अन्य राज्यों से बिजली खरीद के कॉन्ट्रैक्ट सहित सभी विकल्पों पर एक साथ काम शुरू कर दिया गया है। राजसमंद के गोमती उदयपुर NH 8 पर शुक्रवार देर रात हुए एक सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई और वही मृतक में एक राजसमंद पूर्व सभापति का बेटा भी था जो कार में सवार था और अन्य 2 युवक बाइक पर सवार थे जिन्हें पूर्व सभापति के बेटे ने कार से टक्कर मार दी थी और हादसे के बाद वो बाइक को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया और इसके बाद बीच रोड पर खड़े डंपर से टकरा गई और इस हादसे में उसकी भी मौत हो गई और इस दौरान वहां एक के बाद एक वाहन टकराते हुए इस हादसे में करीब 7 वाहन आपस में टकरा गए और इनमें 3 तो मौके से फरार हो गए और जानकारी के अनुसार राजसमंद पूर्व सभापति आशा पालीवाल का बेटा संदीप पालीवाल अपने दोस्तों के साथ उदयपुर से कांकरौली जा रहे थे और इस दौरान उपली और सिकस लेन ब्रिज पर कार से बाइक को चपेट में ले लिया और हादसे के दौरान संदीप का दोस्त राहुल कार ड्राइव कर रहा था और वो बाइक को घसीटते हुए 500 मीटर तक ले गया और कार को भगाने के प्रयास में वो घबरा गया और डंपर से भी टकरा गई और इस हादसे में पूर्व सभापति के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई जबकि कार ड्राइवर राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को एम्बुलेंस को सूचना दी थी और मृतकों को नाथद्वार अस्पताल ले जाया गया। और वहीं जोधपुर शहर में शनिवार सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने एक मकान पर दबिश देकर बरकत अली नाम के शख्स से
5 घंटे तक पूछताछ की और वहीं पूछताछ में एजेंसी को कोई विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी। और वहीं दूसरी तरफ इस व्यक्ति का दावा है कि उसे कुछ लोगों ने धमकी दी थी और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए एजेंसी के अधिकारी भी आए थे। और वहीं एनआईए की एक टीम ने आज सुबह स्थानीय पुलिस की मदद से रातानाडा क्षेत्र में बरकत अली के मकान पर दबिश दी थी और एनआईए की टीम के आने से ये माना जा रहा था कि जासूसी के मामले में पूछताछ की जा रही है और स्थानीय पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी एनआईए की तरफ से नहीं दी गई। और करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद अधिकारी वहां से रवाना हो गए और पूछताछ के बाद बरकत ने खुलासा किया कि वो खुद स्पेशल ऑपरेशन से जुड़े थे और इन्हें धमकी मिल रही थी। और वहीं बरकत अली पत्रकार है और उन्होंने बताया कि मैंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन की कुछ लोगों के संदिग्ध लोगों से रिश्ते होने की खबर प्रकाशित की थी और इसके बाद मुझे धमकी मिलने लगी थी। नागौर की गैंगरेप पीड़िता के जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल में जिंदगी की जंग हार जाने के बाद अब ये मामला गर्मा गया है और नागौर के डीडवाना से लेकर जयपुर तक लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम के नाम ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी, सीबीआई जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हटाने, थाना स्टाफ को लाइन हाजिर करने, 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी के लिखित आदेश और पीड़िता की मोबाइल कॉल डिटेल निकल आने और लापरवाह पुलिस अधिकारी को आरोपी बनाने सहित पीड़ित परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। और इन मांगों के नहीं मानने तक परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और पीड़िता की बॉडी जयपुर एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखी हुई है। और शुक्रवार को डीडवाना में प्रदर्शनकारी विरोध करते हुए पुलिस को पीछे धकेल जबरदस्ती एसडीएम कोर्ट में घुस गए थे और शनिवार को नागौर एसपी राममूर्ति जोशी ने अब तक जांच कर रहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डीडवाना डिप्टी गोमा राम जाट को मामले से हटाकर नागौर सीओ विनोद कुमार सीपा को जांच सौंप दी है और अब नागौर सीओ सीपा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जयपुर कलेक्ट्रेट के पास बने कैंडल थीम पार्क के ओपन जिम का आज खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने शुभारंभ किया है और मंत्री ने खुद जिम पर वर्जिश की और वहीं शोल्डर कम चेस्ट प्रेस मशीन से अपने शोल्डर की एक्सरसाइज भी की है। और जयपुर जेडीए की ओर से बनाए गए इस ओपन जिम में एक्सरसाइज के लिए शोल्डर कम चेस्ट प्रेस और एयर वॉकर और समेत 12 इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिन पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए। और इस मौके पर प्रताप सिंह ने खास सुरक्षा योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और वहीं महाराणा प्रताप मामले पर दोनों ही पार्टियों के नेताओं को किसी तरह की टिप्पणियों न करने की सलाह दी गई। और वहीं प्रताप सिंह ने कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार को भी घेर लिया। और वहीं आपको बता दें कि व्यक्तियों को लाभ नहीं मिलने के मामले के लिए उन्होंने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा में पोर्टल खोलने की इजाज़त केंद्र सरकार ही हमें नहीं दे रही, जिसके कारण हम पात्र लोगों के नाम नहीं जोड़ पा रहे और जब हम अपात्र लोगों के नाम काट सकते हैं तो हमें जोड़ने की भी अनुमति देनी चाहिए। और वहीं कोरोना के बाद हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और ऐसे में इन परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना चाहिए। राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है और पाली में थानाधिकारी द्वारा एक युवक के किडनैप का मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है और प्रदेश में आम नागरिक सुरक्षित नहीं है और प्रदेश की पुलिस अपराधियों के साथ मिली हुई है और उनके साथ मिलकर अपराध को बढ़ावा दे रही है। रामलाल शर्मा ने आगे कहा कि जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो खेत को बचाने वाला कौन। और इतना ही नहीं, अब तो थाने के थानेदार ही किडनैप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से पाली में थानाधिकारी पहले किडनैपिंग की घटना को अंजाम देते हैं और 2 लाख रुपए की वसूली करने के बाद उसे छोड़ देते हैं, इस तरह की घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है और इस तरह की घटनाओं से प्रदेश शर्मसार हो रहा है।
और शर्मा ने आगे कहा कि थाने में शिकायत देने के लिए जाने वाली महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और उनके साथ भी रेप जैसी घटना हो रही। और इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रदेश के मुखिया चुप हैं और वहीं मुखिया जी आंखों पर पट्टी बांधकर धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देख रहे हैं। अलवर से जंक्शन से पहले कचौड़ी के लिए इंजन रोकने के मामले में रेलवे ने बड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में 5 अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और इसके साथ ही जांच भी बैठा दी गई है और स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट को भी जांच के लिए बुलाया गया है। और वहीं इस मामले में रेलवे ने भी गलती मानी है और इसके साथ ही निलंबित किए गए अधिकारी और कर्मचारी की जगह दूसरों को चार्ज दे दिया गया है। दरअसल अलवर जंक्शन से 500 मीटर पहले दाऊदपुर फाटक पर सिटिंग के समय ट्रेन का इंजन बदला जाता था और वहीं भिवानी पैसेंजर ट्रेन अलवर आती तब उसका इंजन बदला जाता था और इस दौरान लोको पायलट इंजन फाटक के पास रोकता था और सामने आया कि कचौड़ी लेने के लिए यहां इंजन को रोका जाता था। करीब 1 मिनट तक इंजन रोका जाता था और इस दौरान दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग जाती थी और कई बार तो गेटमैन ये कचौड़ी पहुंचाने भी जाता था और इसके अलावा कचौड़ी लेने के बाद ही फाटक से इंजन रवाना होता है। जोधपुर के रातानाडा पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया और एक नामी ठेकेदार ने अपने घर काम करने वाली बाई की 15 वर्षीय बेटी को अपनी हवस का शिकार बना लिया और इस हरकत का पता चला तो मां ने अपनी बेटी को ये कहा कि ये किसी को बताना नहीं और मामले को दबाने के लिए हर प्रयास किए गए और आखिरकार पीड़िता ने सच उगल ही दिया और नाबालिग की मां ने ठेकेदार से कुछ रुपए उधार ले रखे थे जिसके डर से मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी और वहीं अब ठेकेदार को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और वहीं नाबालिग की मां से भी पूछताछ जारी है। और पुलिस कमिश्नरेट पूर्व उपायुक्त भुवन भूषण यादव ने बताया कि डिफेंस लैब के पास रहने वाली एक महिला ने जनवरी में 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और महिला का कहना था कि कोई बहला फुसलाकर उसकी बेटी को भगा ले गया और पुलिस इस मामले ने अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि नाबालिग बालिका गुजरात में रहने वाली अपनी बहन के पास चली गई है और पुलिस टीम गुजरात पहुंची और बालिका को वहां से जोधपुर लेकर आई तो बालिका से पूछताछ में ठेकेदार की दरिंदगी का खुलासा हुआ और वहीं पुलिस का कहना है कि बालिका की ओर से दी गई जानकारी बेहद सावधानी से जांची गई है। इसके बाद उसके बयान दर्ज कराए गए और साथ ही उसका मेडिकल भी कराया गया जिसमें रेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने जी के गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य के सरकारी स्कूल्स में लाइब्रेरियन के पद भरने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के करीब 450 पदों से ज़्यादा पर सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया गया है जहां से भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी होगा और इससे पहले ग्रेड 2 के 9,760 पदों पर भर्ती के लिए प्रपोजल भेजा जा चुका है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में सीधी भर्ती का प्रपोजल भेजा है और इसमें टीएसपी के 60 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होगी जबकि नॉन टीएसपी के करीब 400 पदों पर भर्ती होनी है और इन पदों पर भी नियमों के तहत आरक्षण होगा और ऐसे में सामान्य के लिए करीब 200 पद रहेंगे और वहीं शेष पदों पर आरक्षण भी रहेगा और सभी जिलों में लाइब्रेरियन तैनात किए जाएंगे। और इसके अलावा शिक्षा विभाग का फोकस इन दिनों महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल पर है और ऐसे में इन स्कूल्स को प्राथमिकता से पद मिल सकता है और वहीं माना यह भी जा रहा है कि नया सत्र आने तक लाइब्रेरियन की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और अगस्त सितंबर तक ये भर्तियां पूरी हो सकेंगी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 392वीं जयंती है और शिवाजी की जयंती को बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में शिव जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और क्या कुछ खास होता है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
भारत में मुगल शासन के दौरान मराठा साम्राज्य को पुनर्जीवित करने में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रयासों और योगदान को आज सभी याद कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता के किस्से, जिनमें मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ उनका झगड़ा और बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान की बाघ नख से हत्या और फलों की टोकरी में जेल से उनके भागने की कहानियां बार बार सुनाई जाती हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कुछ खास बातें उनके बारे में। दरअसल शिवाजी की जयंती को बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। हर साल महाराष्ट्र में एक सार्वजनिक अवकाश का दिन राज्य भर में विशाल बाइक रैली के साथ भव्य तरीके से मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। शिवाजी महाराज का नाम शिवई के नाम पर रखा गया था। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को उनके प्रशासन और साहस और योद्धा कौशल के लिए जाना जाता था। वो अपनी मराठा सेना के माध्यम से गुरिल्ला लड़ने की तकनीक पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने बढ़ते सालों के दौरान मराठा राज्य में गिरावट के साथ उन्होंने मुगल शासन और दक्कन सल्तनत को ही सफलतापूर्वक एक समृद्ध मराठा साम्राज्य खोजने के लिए चुनौती दी। औरंगजेब के साथ उनकी लड़ाई जग जाहिर थी। औरंगजेब कभी भी साहसी नायक को अपने अधीन नहीं कर पाए। त्योहार का इतिहास और महत्व रखता है। दरअसल महात्मा ज्योतिराव फूले ने 1870 में शिवाजी जयंती की स्थापना की। शिवाजी महाराज के मकबरे की खोज महात्मा ज्योतिराव फूले ने पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायगढ़ में की थी। पहला शिवाजी जयंती समारोह पुणे में आयोजित किया गया था। बाद में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इसे बढ़ावा देकर और शिवाजी महाराज की उपलब्धियों को आम जनता के सामने उजागर करके त्योहार को अधिक लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती एक राज्यव्यापी अवकाश है, जिसे बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन मराठों का समृद्ध और विविध सांस्कृतिक इतिहास भी मनाया जाता है। महान नेता के योगदान के महत्व को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा नृत्य और नाटकों के रूप में याद किया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।